गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। प्रतियोगिता दर्पण का आर्थिकी हम लोग देखने वाले हैं। आर्थिकी वॉल्यूम 1, यानी कि आर्थिकी में कुल 8 टॉपिक दिया हुआ है इस बार, है ना। इस पर हम लोग 4 टॉपिक देखेंगे। 4 टॉपिक का हम लोग विश्लेषण करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला देखिए क्या बोलता है कि 2023-24 की पहली तिमाही में जीडीपी व जीवीए दोनों में ही 7.8 और 7.8% की वृद्धियाँ एनएसओ के आंकड़े। पहले बातों को हम लोग समझ जाते हैं, है ना। क्या है 2023-24 की पहली तिमाही? पहली तिमाही क्या होता है भाई, वो थोड़ा देख ले हम लोग। जीडीपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है ना, और एनएसओ के बारे में। बाकी जो फैक्ट होता है ना, वो फैक्ट हमेशा चेंज होते रहते हैं। हम लोगों को क्या क्या सीखना है, हम लोगों को तो कॉन्सेप्ट सीखना है, बातों को समझना है। चलिए, तो पहली तिमाही क्या है, तो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च पहली तिमाही, यानी कि 1 अप्रैल, मई, जून, ठीक है। पहली तिमाही का मतलब हो जाएगा, पहली तिमाही का मतलब हो जाएगा 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, तो अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीना पहली तिमाही हुआ। क्लियर? तो ये लाइन आपका क्लियर हो गया। जीडीपी देखिए, जीडीपी जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देख चुके हैं कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, एक वर्ष में किसी देश की सीमा के अंदर जितना भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, अंतिम वस्तुओं का उत्पादन का मूल्य का टोटल योग जीडीपी कहलाता है। समझिए बातों को। जैसे एक देश है मान लीजिए, इस देश के सीमा के अंदर एक वर्ष में जितना भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु का मतलब क्या होता है भाई? तो ये होता है ना क्या, कि वैसा वस्तु जिसका अब हम उपयोग करने के लिए तैयार हो चुके हैं, है ना, या वैसा वस्तु जिसका कस्टमर सीधे सीधे उपभोग कर सकता है, वो अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु होता है। तो एक वर्ष में किसी देश की सीमा के अंदर अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु मतलब कंप्लीटली तैयार हो चुका है, मार्केट में जा चुका है उपभोग के लिए, उसका मौद्रिक मूल्य का योग, उसका इतना का मौद्रिक मूल्य का योग, मूल्य का टोटल योग, है ना, क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। जीडीपी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको हम सरल भाषा में बस समझने के लिए समझिए। फिलहाल एक वर्ष में जितना भी उत्पादन हुआ उसका मौद्रिक मूल्य का कुल योग जीडीपी कहलाता है। जीडीपी 2 रूप में देखा जाता है, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। जब इन वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य फैक्टर कॉस्ट पर देखा जाता है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि बनाने में जितना खर्च लगा वो फैक्टर कॉस्ट हुआ, तो उसको कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एफ से, है ना। और अगर मार्केट प्राइस यानी इन वस्तुओं का जो बन गया वस्तु वो बाजार में कितना में बिक रहा है, उस दाम पर अगर इसका वैल्यूएशन करेंगे तो जीडीपी है मार्केट प्राइस हो जाएगा। क्लियर? ये आपका हो गया। इस तरह से जीडीपी हो गया। जीवीए क्या होता है? जीवीए समझ जाते हैं हम लोग। जीवीए हमेशा आप लोग सुनते होंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? देखिए, मान ले देश में बहुत सारा फर्म काम कर रहा है। फर्म मतलब फैक्ट्री समझ सकते हैं, कंपनी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, जो काम में लगा हुआ है और उत्पादन में लगा हुआ है। तो मान लीजिए कि फर्म ए है, ये फर्म ए है, फर्म बी है और ये फर्म सी है। मान लीजिए 3 फर्म काम कर रहा है, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है। मान लीजिए ब्रेड बना रहा होगा, तो ये आउटपुट क्या ये इनपुट क्या लगाएगा? इनपुट मतलब कच्चा माल, रॉ मटेरियल क्या लगाएगा? मैदा वगैरह लगाएगा, तभी तो ब्रेड बनेगा ना। तो रॉ मटेरियल मान लीजिए कि मैदा लगाया, ये मैदा लगाया मान लीजिए 100 रुपया का, ठीक है ना, और ये ब्रेड बन के तैयार हो गया और वो ब्रेड मार्केट में बिक रहा कितना में? 200 में। यानी कि देखिए, रॉ मटेरियल ये जो 100 रुपया लगाया, इसमें अपना कितना वैल्यू एडिट कर दिया? प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, अपना कितना वैल्यू ऐड कर दिया?
कि 100 रुपये का सामान 200 रुपये में बिकने लगा, तो 100 रुपया, आप क्या बोलिएगा, 100 रुपया। वैल्यू एड कितना किया, 100 रुपया। वैल्यू एड कितना किया, 100 रुपया का, तभी तो ये 200 रुपया में बिकने लगा, है ना। तो ये वैल्यू एड हो जाएगा 100 रुपया का। दूसरा देखिए, फॉर्म बी है, मान लीजिए कि कपड़ा बनाता होगा, इसका रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, इसका रॉ मटेरियल क्या क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। कपास, मान लीजिए कि ये 200 रुपये का कपास लगाया और उसका एक कपड़ा का थान बना दिया, वो 500 रुपये में मार्केट में बिक रहा है ना। तो ये 200 रुपया को कन्वर्ट कर दिया 500 रुपया में, तो कितना वैल्यू ऐड किया, ऑब्वियसली इसमें 300 रुपया वैल्यू ऐड किया, तो 300 रुपया क्या हो गया, ये वैल्यू एडेड हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से मान लेते हैं कि ये काम कर रहा है लोहा बनाने का, स्टील बनाने का, तो रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, कच्चा लोहा, है ना। मान लीजिए कच्चा लोहा, रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, कच्चा लोहा। कच्चा लोहा ये मान लीजिए कि लगाया 300 रुपया का, 300 रुपये का कच्चा लोहा हो गया, और स्टील बना दिया, और स्टील अब बिक रहा कितना में, मान लीजिए 800 में, तो कितना ही ऐड कर दिया, 500 ऐड कर दिया। बस जितना भी देश में, मान लीजिए कि देश में जितना भी फैक्ट्री काम कर रहा है या जितना भी उत्पादन का कार्य हो रहा है और जितना भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, वैल्यू एडिशन मतलब ये और भी जितना भी जहां जहां काम हो रहा है, सबका वैल्यू एडिशन को हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल वैल्यू एडिशन आ जाएगा, टोटल वैल्यू एडिशन आ जाएगा। टोटल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रॉस कहते हैं, ग्रॉस कहते हैं, वही ना ग्रॉस होता है जो टोटल होता है, उसको एग्रीगेट भी कहते हैं, है ना। तो टोटल वैल्यू एडिशन यानी कि टोटल को ग्रॉस करते तो जी हो जाएगा, वी हो जाएगा और एड हो जाएगा, जो टोटल वैल्यू एडिशन, वही तो ग्रॉस वैल्यू एडेड हो जाएगा। इसके आधार पर हम लोग देख लेंगे कि 100 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, 5 3 8, 8 1 9, 900 रुपया क्या हो जाएगा, देश का जीवीए हो जाएगा। अब ये देश का सरकार पर निर्भर करता है कि वो अर्थव्यवस्था को नापने के लिए, अपना अर्थव्यवस्था को समझने के लिए वो जीवीए का सहारा लेता है कि जीडीपी का सहारा लेता है, ठीक है ना। तो जीवीए में एक फायदा ये होता है, बातों को समझिए, जीवीए में एक फायदा होता है कि अलग अलग सेक्टर क्या परफॉर्मेंस कर रहा है हमको समझ में आ जाता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन खराब कर रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। इसके लिए सरकार क्या हो सकता है, पॉलिसी बना सकता है। लेकिन जीडीपी में क्या होता है कि टोटल एग्रीगेट आ जाता है, टोटल ग्रॉस में आ जाता है कि सबका इसमें मिला हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पर 900 रुपया जीडीपी है देश का, मान लीजिए 900 रुपया जीडीपी है, तो ये 900 रुपये में किसका किसका कौन कौन सेक्टर का योगदान है वो पता नहीं चल पा रहा है, जिससे कौन सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन सेक्टर खराब परफॉर्मेंस कर रहा है वो पता नहीं चल पा रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को जीडीपी का भी सहारा लेना पड़ता है सरकारी पॉलिसी बनाने के लिए। और जीडीपी का उपयोग कब करता है, जब वो दूसरा देश के साथ अपना जीडीपी का कंपेयर करता है। जैसे अमेरिका के साथ आपको जीडीपी का कंपेयर करना है ना, रूस के साथ अपना जीडीपी का कंपेयर करना है, चाइना के साथ अपना जीडीपी का कंपेयर करना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि अपना टोटल एग्रीगेट लेंगे। लेकिन अपना देश में पॉलिसी बनाना है, कपास उद्योग के लिए पॉलिसी बनाना है, लोहा उद्योग के लिए पॉलिसी बनाना है ना, फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए पॉलिसी बनाना है, तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, कौन सा कब उतना परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो किसको सरकारी सहायता लेने का जरूरत है। तो डिपेंड करता है सरकार के पॉलिसी पर। लेकिन याद रखिएगा कि जीडीपी का वैल्यू और जीवीए का वैल्यू हमेशा एक नहीं रहता है, क्योंकि कैलकुलेशन और फॉर्मूला दोनों का अलग अलग रहता है, ठीक है। समझ गए बातों को, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं नेक्स्ट, सहकारी क्षेत्र में व्यापक सुधार एवं सुदृढ़ता हेतु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 संसद के दोनों सदनों में पारित, संसद के दोनों सदनों में पारित, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझने की क्या जरूरत है, सबसे पहले सहकारी क्षेत्र होता क्या है, पहले वो तो समझ लें। नहीं तो फैक्ट रटना क्या, फैक्ट तो आप लोग रटने में माहिर हैं, है ना, आराम से रट लीजिएगा, लेकिन बात को समझ जाना, फैक्ट बदलता रहेगा। तो सहकारी क्षेत्र पहले समझ जाएंगे कि सहकारी क्षेत्र होता क्या है। उसके बाद देखेंगे क्या कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी आखिर क्या होता है ना, और उसका फिर बातों को समझेंगे। तो सहकारी क्षेत्र क्या होता है, सहकारी क्षेत्र, तो सहकारी का मतलब क्या होता है, सहकार का मतलब होता है मिलकर
काम करना। सहकार का मतलब क्या होता है? मिलकर काम करना। एक खास उद्देश्य के लिए जब कुछ लोग मिलकर काम करते हैं, और उद्देश्य क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाना। कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो प्रॉफिट कमाना ही उद्देश्य होता है। और वो फिर जितना जितना जो लोग लगा हुआ है, जिस रेशियो में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उस कंट्रीब्यूशन में क्या होता है? प्रॉफिट का हिस्सेदारी लेता है। बात को समझिए। देखिए, पहले तो जानिए कि मिलकर काम करना होता है। इसका मिलकर काम करना, काम करना समान उद्देश्य रहता। क्या समान उद्देश्य रहता? लाभ कमाना। उद्देश्य हुआ इसका। ठीक है, अब बात को समझिए। मान लीजिए एक काम है, ये कुछ भी काम हो सकता है। ये मुर्गी पालन हो सकता है, मत्स्य पालन हो सकता है, कृषि हो सकता है, एग्रीकल्चर, कुछ भी हो सकता है। एक काम है, मान लीजिए एक आदमी, दो आदमी का बस का बात ये काम नहीं है ना। हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगाना पड़े, जमीन लेना पड़े, मैन पावर की जरूरत पड़े, तो एक या दो आदमी से काम नहीं हो सकता है। तो क्या करेगा? इस काम को करने के लिए 10 आदमी इकट्ठा हुआ, 10 आदमी इकट्ठा हुआ, 10 आदमी इकट्ठा हुआ, मान लीजिए, है ना। इतना लोग इकट्ठा हो गए काम को करने के लिए। सारा लोग मिलकर इसमें काम किया। कोई पूंजी लगाया, कोई जमीन दिया, कोई मार्केटिंग का काम देख रहा है, कोई ऑपरेशन का काम यानी कि प्रबंधन का काम देख रहा है, और भी बहुत लोग और भी स्टाफ मैनेजमेंट का काम कर रहा है। सारे लोग मिलकर ये काम किया। काम करने के बाद मान लीजिए कि 1000 रुपया प्रॉफिट कमाया, 1000 रुपया प्रॉफिट कमाया। तो जिसका जो भी रेशियो रहा है काम करने का या कंट्रीब्यूशन का, है ना, उस कंट्रीब्यूशन में उस लाभ का बंटवारा हो जाता है। इस तरह से काम भी हो गया पूरा, और सब लोग लाभ भी कमा लिए। लेकिन अगर वही काम एक आदमी करना चाहता तो बस का बात नहीं रहता, ये भी बेरोजगार रहता और लोग भी बेरोजगार रहता, और किसी को लाभ नहीं हो पाता। तो मिलकर काम किया, सारा लोग लाभ उठाया। ठीक है ना। तो यही, इसी को कहते हैं सहकारी। और इसको गवर्नमेंट क्या करता है? प्रोत्साहन भी देता है। इससे क्या होता है कि लोगों को रोजगार मिलता है ना। और क्या होता है? गरीबी भी कम होता है, क्योंकि सभी लोगों को तो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकता है, या फिर बहुत सारे इतना कंपनियां भी नहीं खोल सकता कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सके। तो ये लोग आपस में मिलकर काम करते हैं और लाभ कमाते हैं। यह सहकारी कार्य हुआ, उसका उद्देश्य हुआ। देखिए, जो सहकारी क्षेत्र होता है, ये मौलिक अधिकार का पार्ट है। जो मौलिक अधिकार होता है ना, फंडामेंटल राइट, यह फंडामेंटल राइट का 19 में आता है। ठीक है, 19। दूसरा, ये डीपीएसपी कहने का मतलब क्या हुआ? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, ये नीति निर्देशक तत्व का 43B में आता है। ठीक है ना। फैक्ट याद करते चलिए। तीसरा, जब पहला पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तब उस समय सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया गया था। और वही तो सामुदायिक विकास, यही सहकारी है। उस समय से समझिए कि भारत का सरकार का मुख्य उद्देश्य कि इसको बढ़ावा देना। ये क्या है? इससे रोजगार का बहुत ज्यादा सृजन होता है, गरीबी दूर होता है, इसलिए सरकार इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। तो इन सब बातों को याद रखिए कि फंडामेंटल राइट में आता है, ये आपका 43B में नीति निर्देशक तत्व में आता है। और पहला पंचवर्षीय योजना, प्रथम फाइनेंशियल ईयर नहीं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसको बोलेंगे हम लोग पंचवर्षीय योजना में इसको बढ़ावा देने का क्या किया गया था? प्रयास किया गया था। ठीक है। तो ये आपका, ये तो मुख्य बात आप समझ गए। अब क्या है? सहकारी क्षेत्र समझ चुके हैं। अब बहुराज्य सहकारी क्या होता है? सहकारी तो समझ गए कि मिलकर काम करना, लाभ कमाना, और बाकी बातों को आप समझ चुके हैं। तो बहुराज्य सहकारी क्या होता है? उस बात को भी समझ जाते हैं हम लोग। चलिए फटाफट, देखिए बहुराज्य कुछ नहीं है। देखिए, मिलकर काम करना, मान लीजिए काम है, सारा लोग मिलकर काम कर रहा है, लेकिन इसमें अलग अलग स्टेट के लोग हैं। बहुराज्य, बहु मतलब बहुत, राज्य मतलब अलग अलग देश, अलग अलग राज्य के लोग सहकारी काम करें, मिलकर काम करें। ये हो सकता बिहार से हो सकता है,
ये पंजाब का होगा, ये वेस्ट बंगाल का होगा, ये झारखंड का होगा, ये मान लीजिए उत्तराखंड का होगा, ये यूपी का होगा। सारे लोग मिलकर काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा पैमाने पर कोई काम हो रहा होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है ना, बहुत बड़ा पैमाने पर काम हो रहा होगा और इसमें बहुत सारे अलग अलग राज्यों के लोग जुड़े रहते हैं। तो ये बहुराज्य सहकारी सोसाइटी कहलाता है। ये इतना बड़ा लेवल पे काम होता है कि गवर्नमेंट को ऑब्वियसली इसके लिए रूल और रेगुलेशन बनाने की जरूरत है ना, नहीं तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाया है और रेगुलेशन के आधार पे काम होता है। लेकिन अब वो जो नियम और कानून है ना, उसमें कुछ संशोधन करना चाह रहा है ताकि इसका उपयोगिता और से अधिक सिद्ध हो सके। ठीक है ना। तो क्या है, इसमें संशोधन कर रहा है। जो कानून पहले से बना हुआ था उसमें संशोधन कर रहा है। तो कानून क्या था, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन। देखिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन क्या है, विधेयक। उसमें क्या सुधार कर रहा है, क्या संशोधन कर रहा है, देखिए बात को समझिए। पहला क्या है कि उसके लिए एक इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, यानी कॉरपोरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी। मतलब कि जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं ना, तो कोई अध्यक्ष होंगे, कोई उपाध्यक्ष होंगे, कोई कोषाध्यक्ष होंगे, कोई कुछ काम करेंगे, सारे अलग अलग पोस्ट पर होंगे। तो उनका इलेक्शन सही से हो, कोई उसमें धांधले नहीं हो, है ना। तो इलेक्शन अथॉरिटी का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। दूसरा क्या है भाई, कि इसमें SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण रहेगा। SC ST और महिला हेतु आरक्षण होगा, ताकि इतने बड़े कोऑपरेटिव सोसाइटी में इनका प्रतिनिधित्व क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा में आप कह सकते हैं कि भाई भतीजावाद को दूर करना चाहता है गवर्नमेंट। कि ऐसा नहीं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो थोड़ा दबंग टाइप का आदमी हो, थोड़ा पैसा वाला हो, वही सारे का सारा पोस्ट पर क्या कर ले, अधिकार जमा ले, बाकी लोग साइड हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई भतीजावाद को दूर करना है, भाई भतीजावाद को दूर करना है ना, दूर करना है इसको। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग समझ चुके हैं बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक में क्या क्या मुख्य विशेषता है और सरकार का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार हम लोग ये बात समझ चुके हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन प्रधानमंत्री जन धन योजना के 9 वर्ष पूरा। समझने का बात क्या है यहाँ पर समझने का बात है कि वित्तीय समावेशन क्या होता है। प्रश्न पूछ देगा वित्तीय समावेशन क्या होता है। यदि आप पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन प्रधानमंत्री जन धन योजना के 9 वर्ष पूरे, कोई प्रश्न पूछ दिया कि वित्तीय समावेशन क्या होता है, तो फिर क्या बोलिएगा, तब आप आराम से बोलिएगा वित्तीय समावेशन क्या होता है। देखिए वित्तीय समावेशन ये क्या होता है, समाज में, देश में जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उसके लिए सरकार क्या करता है, वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, ताकि उनका अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है ना, जो अंत्योदय पे खड़े हैं, उनका भला हो सके, उनका आर्थिक प्रगति हो सके। उस उद्देश्य से जब योजनाएं बनाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं, वित्तीय समावेशन कहते हैं। क्लियर। यानी कि गरीब लोगों के लिए, गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, गरीब और आर्थिक पिछड़े लोगों के लिए, लोगों हेतु क्या, सरकारी सहायता है ना,
यही तो है वित्तीय समावेशन। इसके लिए सरकार क्या किया था कि एक जनधन योजना लाया था, पता है ना, वो राष्ट्रीय मिशन था, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये भी तो हर एक व्यक्ति को, जो गरीब था, पिछड़ा था, उसका सबका खाता खुलवाना। खाता खुल जाएगा तो क्या होगा, सरकार का जो डायरेक्ट बेनिफिट है उसके पास पहुंच सकेगा और उसका फिर आर्थिक कल्याण हो सकेगा। तो उसके लिए तो पहले खाता होना चाहिए था। तो एक जनधन योजना के तहत खाता खुलवाया गया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना चलवाया गया था, पीएम जनधन योजना। ये कब आया था? 28 अगस्त 2014 आया था। क्लियर? 28 अगस्त 2014 को आया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, समझा ही दिए हैं कि जो अंतिम रूप से पिछड़े लोग हैं, अंतिम पायदान पे खड़े लोग हैं, जिनका आर्थिक प्रगति करना सरकार सुनिश्चित करना चाहता है, उसके लिए पहले अकाउंट खुलवाया ताकि उसका बेनिफिट मिल सके। दूसरा क्या है, जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुल जाए। ठीक है। तीसरा क्या था, जो अकाउंट खुलवाएगा जनधन योजना में, उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला था कि 2 लाख का दुर्घटना बीमा, और आप 10,000 रुपये तक डेबिट कार्ड के माध्यम से ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जितना अकाउंट में पैसा है उससे कुछ ज्यादा पैसा हम निकाल लेते हैं तो उसको ओवरड्राफ्ट करते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये जनधन योजना खुलवाया गया था 28 अगस्त 2014 को। जीरो बैलेंस अकाउंट को खुलता, 2 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता और 10,000 का ओवरड्राफ्ट भी मिलता, डेबिट कार्ड भी मिलता। ठीक है ना। तो इसका कितना साल हो गया, इसका 9 साल पूरा हो चुका है। बस वही ये बताना चाह रहा है, लेकिन हम थोड़ा क्या किए, डिटेल में बता दिए आपको, ताकि आप अच्छा से बातों को समझ जाइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, मौद्रिक नीति की 2023-24 की तीसरी द्वैमासिक समीक्षा में भी रेपो दर अपरिवर्तित। ठीक है। तो मौद्रिक नीति 2023-24 की तीसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति क्या है, पहले वो समझेंगे हम लोग। तीसरी द्वैमासिक क्या था वो समझेंगे, और रेपो रेट फिर समझेंगे, तब पूरा बात समझ में आएगा। एक भी बात छूट जाएगा तो कुछ बात समझ नहीं आएगा। तो पहले समझते हैं मौद्रिक नीति क्या होता है। मौद्रिक नीति देखिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था में कितना कैश का फ्लो हो, कितना नगद का सप्लाई हो, मुद्रा का प्रवाह हो, ये नियंत्रण में होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा मुद्रा का प्रवाह मार्केट में तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा, कम होगा तो मुद्रा अविस्फीति हो जाएगा। मुद्रास्फीति में क्या होता है बताइए, चलिए बताइए मुद्रास्फीति में क्या होता है। तो ये होता है कि आप हर वस्तु को महंगा खरीदने लगते हैं, मुद्रास्फीति में महंगाई बढ़ जाता है। अब मुद्रास्फीति में क्या होता है कि कल कारखाने बंद होने लगते हैं, वस्तुओं का उत्पादन कम होने लगता है, बेरोजगारी दर बढ़ने लगता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहता है। तो पैसा नहीं रहेगा तो आप सामान नहीं खरीदिएगा, तो सामान का उत्पादन नहीं होगा, तो कल कारखाने बंद होने लगेंगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली बेरोजगारी बढ़ने लगेगा, और बेरोजगारी बढ़ने लगता तो फिर गरीबी बढ़ने लगता है, और फिर वो साइकिल चलने लगता है ना। तो हाँ, तो कहना चाह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सप्लाई क्या होना चाहिए, कंट्रोल बेस में होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो महंगाई हो जाएगा, कम हो जाएगा तो अविस्फीति का यानी संकुचन का स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। तो कंट्रोल रखना है। तो कंट्रोल रखने के लिए मुद्रा में, अर्थव्यवस्था में मनी का कंट्रोल रखने के लिए, मनी फ्लो का कंट्रोल रखने के लिए 2 नीति होता है। पहले क्या है, अर्थव्यवस्था में कंट्रोल करना, मान नियंत्रण करना है किसका, मुद्रा प्रवाह का, को कंट्रोल करना है, अर्थव्यवस्था में कंट्रोल करना है। इसके लिए एक होता है मौद्रिक नीति होता है। नीति का मतलब कानून, नियम, पॉलिसी। दूसरा राजकोषीय नीति होता है।
राजकोषीय नीति होता है। मौद्रिक नीति होता है, राजकोषीय नीति होता है ना। तो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति क्या हो, आरबीआई, आरबीआई के द्वारा होता है। और राजकोषीय नीति क्या होता है, किसके द्वारा होता है, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है और मुद्रा के प्रवाह को अर्थव्यवस्था में क्या करता है, संकुचित कर लेता है, संकुचित नहीं, कंट्रोल कर लेता है। और आरबीआई क्या करता है, आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है और उसका नियंत्रण कर लेता है। देखिए, तो आरबीआई करता क्या कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है ना, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, इन सब, ये सब टूल्स है, ये सब उसका उपकरण है, किसका, आरबीआई का, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने, मुद्रा का प्रवाह कहां पर, अर्थव्यवस्था में, है ना। यह बढ़ा घटाकर अर्थव्यवस्था में कंट्रोल कर लेता है। दूसरा क्या है, राजकोषीय नीति, इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। इसका टूल्स क्या है, इसका उपकरण क्या है, तो इसका उपकरण है पहला बजट, बजट में टैक्स को बढ़ा के या घटा के मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल कर लेगा। दूसरा क्या है, सरकारी योजनाएं, सरकारी योजनाओं के माध्यम से क्या कर लेता है कि मुद्रा का प्रवाह को अर्थव्यवस्था में कंट्रोल कर लेता है। बजट में मान लीजिए कि आपको टैक्स कम लेने लगा गवर्नमेंट, आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसको खर्च कीजिएगा, खर्च कीजिएगा तो मार्केट में मुद्रा का सप्लाई बढ़ जाएगा, बढ़ा दिया ना। मान लीजिए सरकारी योजना है, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सरकारी योजनाएं, कुछ बेनिफिट दिया जाने लगा, तो आपका पैसा बचने लगा, क्योंकि तो सरकार खर्च कर रहा है तो आपका पैसा बचेगा, आपके पास पैसा बचेगा तो आपका पॉकेट में पैसा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होता है, खर्च कीजिएगा कहीं ना कहीं, तो उसका उपयोग कीजिएगा ही कीजिएगा, या तो बैंक को दीजिएगा या फिर कहीं खर्च कीजिएगा, तो फिर मार्केट में फिर पैसा जाने लगता है, तो मुद्रा बढ़ जाता है। वही अगर उल्टा कर दिया जाए कि आपको टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट, तो आपको अधिक पैसा देना पड़ेगा, सप्लाई कम हो गया, मुद्रा कम होने लगेगा। सरकारी योजनाएं, सरकारी योजनाओं में अगर वो सरकारी योजनाएं बंद कर दिया, तब वो जो सरकारी योजनाओं के तहत आपको बेनिफिट मिल रहा था, अब उसके लिए आपको अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा खर्च कीजिएगा तो मुद्रा का प्रवाह गवर्नमेंट की ओर बढ़ने लगता है और अर्थव्यवस्था से कम होने लगता है। उसी तरह से आरबीआई काम करता है। आरबीआई काम करता क्या है, रेपो रेट अगर बढ़ा दिया, तो रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक कम लोन लेने लगता है आरबीआई से। रेपो रेट क्या होता है पहले ये समझ जाइए, ये तो पहले समझिए कि नियंत्रण होता है, मुद्रा प्रवाह होता है, मौद्रिक नीति होता है, राजकोषीय नीति होता है, और ये इसका टूल्स होता है। अब हम लोग मौद्रिक नीति पर आते हैं, राजकोषीय नीति बाद में समझाएंगे, फिलहाल मोटा मोटी आप समझ चुके हैं। मौद्रिक नीति, देखिए मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति के लिए, कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट। देखिए यहां पर हम लोग रेपो रेट हम लोग सीखना था, रेपो रेट क्या होता है। देखिए मान लीजिए आरबीआई है, बैंकों का बैंक एसबीआई है मान लीजिए, और यहां पर हम लोग हैं, हम लोग हैं, है ना। हम लोग को पैसा घटता कहाँ जाते हैं, एसबीआई के पास। एसबीआई के पास पैसा घटेगा तो कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास। हम लोग एसबीआई से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, ये हमसे टैक्स चार्ज करता है। एसबीआई आरबीआई से लोन लेगा, ये इस पर चार्ज करेगा। मान लीजिए कि 100 रुपया लिया, एसबीआई क्या है, 100 रुपया लिया, लोन लिया, 100 रुपया लिया, तो इस पर 5% ये चार्ज कर लिया, है ना। अब ये 100 रुपया अपने पास लेके गया, ये 100 रुपया इन लोगों को बांटेगा लोन के रूप में, तो पक्का है 5 रुपया में तो खुद ही लेके आया है, तो बढ़ा के देगा तभी तो लाभ कमाएगा। तो ये मान लीजिए 7 रुपया में दिया, 7% पे दिया, इसको 7% पे दिया, इसको 7% पे दिया, ठीक है, क्लियर। और हम लोग पैसा ले लिए, और फिर हम लोग उस पैसा क्या करेंगे, पॉकेट में तो रखे नहीं रहेंगे, उसको हम लोग खर्च करेंगे किसी न किसी रूप से, या तो कार खरीदेंगे, घर बनाएंगे, या फिर कुछ और, तो उसका मार्केट, तो फिर क्या होता है, पैसा मार्केट में जाने लगता है, ठीक है, और सप्लाई होने लगता है। मान लीजिए आरबीआई को क्या करना, मार्केट से पैसा खींच के अपने पास ले आना है, कंट्रोल करना है, प्रवाह को कंट्रोल करना है। आरबीआई क्या करेगा कि 5% की जगह पर 7% कर देगा। अब एसबीआई को लोन 7% पे मिलेगा, यानी जो 100 रुपया 5% पे मिलता था, अब 7% पे मिलेगा। तो अब पक्का है कि एसबीआई भी वगैरह को महंगा देगा। अब एसबीआई क्या कर दिया, 9% पे कर दिया, इन लोगों को देना। अब इन लोगों को 9% पे कर दिया तो पक्का है अब लोन महंगा हो गया है। कोई चीज़ महंगा होता है तो डिमांड कम हो जाता है, ये तो जानते हैं हम लोग। तो ये तो पहले इससे डिमांड कम करेगा क्योंकि लोन महंगा हो चुका है, और ये इससे डिमांड कम करेगा क्योंकि लोन महंगा हो चुका है। महंगाई डिमांड को कम करता है।
तो अब इनके पास कम पैसा जाने लगा। अभी लोग डिमांड कम कर रहे हैं तो इन लोगों के पास कम पैसा है। अब इन लोगों के पास कम पैसा है तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, मार्केट में पैसा कम जाने लगेगा। तो बस यही तो चाहता था आरबीआई कि मार्केट में पैसा कम रहे और इस तरह से कंट्रोल कर लिया। अब मार्केट में मान लो पैसा बढ़ाना है तो आरबीआई क्या करेगा, अभी 5% था, अब कर देगा रेपो रेट 4%। 4% रेपो रेट, जिस रेट पर आरबीआई बैंक को लोन देता है उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। क्लियर? अब इसको मान लीजिए 4% कर दिया, 4% कर दिया, तभी एसबीआई सस्ता में दे रहा है तो पक्का इसको भी सस्ता में देगा, है ना। इसको मान लीजिए कि इसको दे दिया ये 6% पर, 6% पर, तो पहले 7% में मिल रहा था, अब 6% में मिलने लगा। तो ऑब्वियसली सारे लोग क्या करेंगे, लोन लेना ज़्यादा कर देंगे। लोन ले लेंगे, ज़्यादा लोग लोन लेने लगेंगे तो क्या होगा, फिर पैसा लेकर मार्केट में खर्च करेंगे। जब मार्केट में खर्च करेंगे तो मुद्रा का सप्लाई बढ़ गया। यही तो था, और क्या था। तो रेपो रेट के द्वारा और भी बहुत सारा टूल्स होता है, हम लोग जब इकोनॉमिक्स का क्लास करेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल प्रतियोगिता दर्पण के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। इस तरह रेपो रेट के द्वारा ये कंट्रोल कर लेता है ना। लेकिन बोलता है कि अभी तीसरी द्वैमासिक समीक्षा में रेपो दर अपरिवर्तित यानी 6.50 था, वो अभी तक उतना ही है। यानी कि मार्केट में जो है मुद्रा का सप्लाई कंट्रोल में है। जब कंट्रोल में है तो घटाने या बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, तो आराम से जितना पहले था आरबीआई अभी भी रेपो रेट उतना ही रखा हुआ है। क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही, हम लोग फिर अगला क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।